नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मेरे साथ हैं सहयोगी पूजा त्रिपाठी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज अपने बुलेटिन की और सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया बाजारों की। उसके बाद ग्लोबल मार्केट की भी बात करेंगे, एफआईडीआई की भी बात करेंगे, साथ ही स्टॉक इन न्यूज पर भी नजर डालेंगे और बहुत कुछ होगा। कमोडिटी मार्केट के बारे में क्या संकेत हैं वो भी बताएंगे। ब्रोकरेज हाउस भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे सारी डिटेल देने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया बाजारों की। तो एशिया बाजारों पर अगर नजर डालें तो यहां पर मिला जुला कारोबार नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 19,840 पर सपाट नजर आया है। चीन जापान के बाजार में दबाव नजर आया है, लेकिन हांगकांग के बाजार जो हैं वो ऊपर नजर आ रहे हैं। एशिया बाजारों के जो संकेत हैं वो मिले जुले नजर आ रहे हैं। अगर जापान की बात करें तो यहां पर रेड में नजर आ रहा है बाजार, और साथ ही अगर कोरिया की बात करें तो यहां पर भी लाल निशान ही नजर आ रहा है। लेकिन शंघाई की बात करें तो यहां तेजी नजर आ रही है। फिलहाल एशिया बाजारों पे तो ये नजर है कि यहां पर दबाव नजर आ रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत हैं ये हमारी सहयोगी पूजा बताएंगे। बिल्कुल जी अनीता, आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से भी संकेत कुछ मिले जुले मिल रहे हैं। और आज नजर रखिए ग्लोबल मार्केट्स पर, क्योंकि काफी सारे जो नतीजे आए वो कल बाजार बंद होने के बाद आए, तो उसका रिएक्शन आज दिख सकता है। फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ा असर दिख भी रहा है, हल्की दबाव के साथ नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और कल का भी सेशन देखेंगे तो वैसे तो लगातार 8वां दिन था जब हमने डाउ जोन्स में तेजी देखी और नैस्डैक और S&P 500 भी हल्की बढ़त के साथ ही क्लोज हुए हरे निशान में। लेकिन आज थोड़ा दबाव दिख सकता है जो नतीजे आए हैं उसके चलते। अगर नंबर्स की बात करें तो कल गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आए और वहां पर नतीजे अनुमान से कमजोर थे, जिसका कि असर हमने देखा कि इंडाइसेस पे थोड़ा पड़ा। और उसके बाद बाजार बंद होने के बाद टेस्ला, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए और दोनों ही कंपनियों के नतीजे कमजोर थे। इस वजह से हमने पोस्ट मार्केट रिएक्शन भी जो देखा वहां पर नेटफ्लिक्स में 8% तक की गिरावट देखने को मिली और टेस्ला के स्टॉक में भी दबाव था। और एलन मस्क ने कमजोर गाइडेंस भी दी है। उनका कहना है कि Q3 तिमाही में भी जो प्रोडक्शन है वहां पर स्लो डाउन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपेयरिंग के कामकाज के चलते फैक्ट्री शटडाउन रहेगा। इस वजह से उत्पादन में स्लो डाउन आगे भी जारी रह सकता है। तो ये कुछ गाइडेंस आई, नतीजे भी कमजोर थे जिसके चलते टेस्ला में दबाव था और नेटफ्लिक्स के भी अनुमान से कमजोर नतीजे थे, जिसके चलते हमने देखा कि स्टॉक में पोस्ट मार्केट एक दबाव था। और उसके बाद देखिए नैस्डैक फ्यूचर में भी हल्का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पूरा अभी नतीजों के दम पर ही यहाँ पर रिएक्शन नजर आ रहा है मार्केट्स में। लेकिन नजर रखिए क्योंकि अब फेड की बैठक भी होने वाली है नेक्स्ट वीक, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे हैं, दुनिया भर से महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं जहां पर कि स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो ब्याज दरों में होल्ड की बात है या फिर कटौती की बात है, अब उसको लेकर संभावनाएं तेज होती जा रही हैं। तो एक तरफ यूएस मार्केट में उस चीज का पॉजिटिव माहौल भी बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ नतीजों का रिएक्शन भी हम मार्केट्स पर देख रहे हैं। आज भी कुछ अहम नतीजे आएंगे। जॉनसन एंड जॉनसन, ट्रैवलर्स, अमेरिकन एयरलाइंस, ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी, इस पर हमारी नजर होगी। यूरोप के बाजार से संकेत काफी मिले जुले आए। FTSE में हमने 2% की बढ़त देखी, लेकिन बाकी दो इंडाइसेस में हल्की वीकनेस थी। यूके महंगाई के आंकड़े 7.9% पर आए, 8.2% का अनुमान था, तो अनुमान से कम बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और अब आगे ECB की भी बैठक होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा आज यूरोजोन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के भी आंकड़े आएंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो सपाट ही कारोबार कर रहे हैं बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स भी। बॉन्ड यील्ड्स में नरमी जारी है और अब 3.75% के पास पहुंच चुका है ये नंबर, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती जल्द ही होने की बात की जा रही है और होल्ड करने की भी बात की जा रही है। तो इसके चलते हम बॉन्ड मार्केट में नरमी देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 99-100 के पास ही कारोबार कर रहा है। सोना भी स्टेबल है फिलहाल 1981 के आसपास। और कच्चे तेल में कल हमने देखा कि तमाम जो इंडिकेटर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे तेजी की तरफ, लेकिन कल हमने एक मुनाफा वसूली देखी और 79 के आसपास फाइनल क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली कच्चे तेल में। तो यह है कुछ ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत ज्यादा ना अच्छे कहेंगे ना नेगेटिव कहेंगे, काफी स्टेबल यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। इस वक्त अगर एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर कैश मार्केट में 1165 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआई की तरफ से। डीआईएस की तरफ से 2134 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में करीब 450 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 1604 करोड़ की यहाँ पर
खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये कुछ डेटा और की पॉइंट्स हैं मार्केट के लिए। और कल हमने देखा कि बाजार में रिकॉर्ड लेवल्स भी देखने को मिले थे, निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास बंद हुआ था। तो आज किस तरह की चाल रह सकती है बाजार की, ये समझ लेते हैं। और एफएनओ सेटअप क्या कह रहे हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरे एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग। अगर आप कल के ट्रेड को देख रहे हैं तो एक्चुअली कोई बहुत बड़ा गेन तो नहीं है, लेकिन आज फोर्थ डे है इनफैक्ट जब निफ्टी ने फिर से नया रिकॉर्ड हाई के आसपास आके क्लोज किया है। ये 19,800 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस भी है और अभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बना हुआ है। एक्चुअली में 3 रोल ज्यादा प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट इज HDFC ट्विंस, सेकंड इज मतलब इंक्लूडिंग द बैंक्स, सेकंड इज रिलायंस एंड थर्ड इज IT। ये तीनों की वेटेज अपने आप में इतनी है कि और सब कुछ इग्नोर हो रहा है मार्केट के अंदर, वो सब भी चल रहा है। जैसे कल पावर स्टॉक्स के अंदर काफी मूवमेंट है लेकिन वो ज्यादा नोटिस नहीं हो पा रहे हैं। कल रिलायंस का दबदबा मार्केट के अंदर ज्यादा रहा। आज भी कुछ वैसा ही होगा क्योंकि आज इवेंट डे है रिलायंस के लिए। आज 9 से 10 का प्री ओपन सेशन होगा, फिर जियो फिन अलग हो जाएगा उसमें से। और मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि 200 रुपए का कट आएगा, यानी कि 2830 के आसपास जो बंद हुआ शेयर है वो आज करीब 2630 के आसपास डिस्कवर कर जाएगा। एक तो ये पॉइंट है कि हो सकता है आज लोग अभी भी रिलायंस के अंदर और रिलायंस के शेयर से थोड़ा और जूझते रहे, तो इसलिए बड़ा पैसा आज मार्केट का फिर से रिलायंस पे लगा रहेगा। रही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर का इंडाइसिस में ट्रेड करना चाहिए। देखिए एवरेज से आप ऊपर भी हैं और आप सपोर्ट से भी ऊपर हैं। हम कई दिनों से आपसे ये बात कर रहे हैं कि शॉर्ट करने का अभी समय नहीं है। अभी आपको किसी भी डिप में बाय करना है क्योंकि ये सारे इंडिकेशन यही बता रहा है कि यहाँ पे अभी आप शॉर्ट नहीं कर सकते। आपके जो निफ्टी का अहम सपोर्ट एरिया है वो एरिया है 19,600 650 का, और एक्सट्रीम पे जाके 500 आएगा। यानी कि जब भी आपको कभी भी मौका मिले तो आप डिप में प्लस कीजिए अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना जस्टिफाई नहीं हो रहा 19,800 के आसपास। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप कोशिश करें कि 43,300 400 के आसपास लेते हैं तो 43,300 350 का एक स्टॉप लॉस लगेगा। अगर इसके आसपास ले रहे हैं तो फिर 45,000 का स्टॉप लॉस लगेगा और फिर आपका जो टारगेट हो जाएगा वो करीब 46,000 का होगा। तब आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक होगा। यानी कि मार्केट के अंदर जब भी आप इस समय इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश करें डिप का वेट करें, नहीं मिलता लीव द ट्रेड छोड़ना ज्यादा समझदारी है। ऑप्शंस के अंदर काम ना करें। अगर आप पिछले 3-4 दिन से देख भी रहे होंगे मार्केट के अंदर भले ही हम रेंज से थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहे हैं लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो स्विंग हो रहा है दिन भर में वो काफी सीवियर है। कल भी 2 बार ऐसा हुआ मार्केट के अंदर ऊपर इस तरह से नीचे आ गए और बकायदा लाल निशान में भी आ गए थे। तो इसलिए ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़ा सावधान रखें और कोशिश करें थोड़ा दूर रखें। एक और बात, अभी भी रिजल्ट सीजन चल रहा है तो रिजल्ट ओरिएंटेड जो शेयर्स हैं उसमें अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो शायद ज्यादा पैसा बन सकता है। इंडाइसिस में आपको 1 से 1.5% तक के स्विंग के लिए ही आपको मार्केट के अंदर आना होगा। ओके डिम्पी, थैंक यू सो मच आपका ये सारा एनालिसिस करने के लिए। और जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं, डिम्पी भी आपको कल बता रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट नजर आ रहा है। कल हमने ऐसा कुछ बाजार में देखा भी, वो मोमेंटम लाल निशान में आ चुका था लेकिन उसके बाद फिर से एक रिकवरी रही। तो ऑप्शन ट्रेडर्स फिलहाल संभल के ट्रेड करें या फिर अवॉइड करें और बाय ऑन डिप्स की रणनीति बाजार में अपना कर चलिए। तो ये है व्यू बन रहा है निफ्टी पर और अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बता दिए हैं। अब हमारे साथ आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं बाजार पर रणनीति देने के लिए। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। अभी हम डिम्पी को सुन रहे थे और उन्होंने बताया क्या अहम सपोर्ट लेवल्स हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज आप ट्रेड करने की राय देंगे? कोई लेवल्स आप वॉच करेंगे, ट्रेडर्स को सलाह दे रहे हैं या फिर अवॉइड करना चाहिए इंडाइसेस को? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। जी, अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी थोड़ा सा नो ट्रेड जोन में आ गया पूजा, एक रेजिस्टेंस की तरफ अप्रोच कर रहा है। वो 19,900 का एक हर्डल है निफ्टी पे एंड क्योंकि आज एक्सपायरी है और वॉलेटिलिटी और ज्यादा रह सकती है क्योंकि रिलायंस और फिनसर्व अलग हो रहे हैं, तो उस बोल के मार्केट में एक्शन भरपूर रहेगा। और जैसा कि डिम्पी कह रहे थे, मुझे भी वही लग रहा है कि रिलायंस में थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा, वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने मिल सकती है एंड बिकॉज वो हेवी वेट है निफ्टी पे तो उसके चलते मुझे लग रहा है निफ्टी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए अवॉइड करना चाहूंगा मैं आज। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 19,900 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस करके मार्केट नहीं ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का हमें देखने मिल सकता है। और नीचे की तरफ 19,800 से 19,700 का सपोर्ट है। 19,700 अगर होल्ड करता है तो मार्केट इस दायरे में ट्रेड करेगा 19,900 से 19,700। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां डेफिनेटली मुझे लग रहा है पूजा की एक ट्रेड बन रहा है, अपसाइड ट्रेड बन रहा है। एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में
और 45,700 के ऊपर अगर निकल के बैंक निफ्टी ट्रेड करे तो एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस नीचे लगा है 45,600 और ऊपर आपको लेवल 49,000 तक के देखने मिल सकते हैं, सॉरी 46,000 तक के देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आदित्य इस पूरी रणनीति को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खबरों वाले शेयर की। जी हाँ, तो क्या है न्यूज़ स्टॉक से रिलेटेड और कल बाजार बंद होने के बाद Q1 के नतीजे कौन कौन से आए हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सबसे पहले जानना चाहेंगे कौन कौन से नतीजे आए हैं? जी बिल्कुल, Q1 नंबर्स पे फोकस रहने वाला है और यहाँ पे L&T फाइनेंस सबसे पहले फोकस में रहेगा। यहाँ पे लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एसेट क्वालिटी में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। कैन फिन होम्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। NI में लगभग 14% का इजाफा हुआ है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आपके मार्जिन्स में बहुत अच्छी जंप देखने मिली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन्स में लगभग 230 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और ओवरऑल जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं आपके एल्यूमिनियम के, कॉपर के, ये प्राइसेस जो है इनमें गिरावट देखने मिली और एक लैग इफेक्ट से जो है इस क्वार्टर में जो है आपको जो है बेनिफिट्स देखने मिल रही है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और हात्सुन एग्रो, ये कंपनी जो है ऑफकोर्स मिल्क सेक्टर, डेयरी सेक्टर की कंपनी है, इनके भी जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि मार्जिन्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है 210 बेसिस पॉइंट्स का। तो ये जो थे आपके ओवरऑल Q1 अर्निंग्स का जो है अपडेट है। बिल्कुल, तो ये हैं कुछ नतीजे जो कि अभी शरद आपको बताए थे। शायद हम आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके सामने उसके पहले रख लेंगे। आदित्य अग्रवाल ने जो कॉल्स हमें दिए हैं उसमें प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह, 465 के होंगे टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 400 का। और कैनरा बैंक, कल हमने सरकारी बैंकों में शानदार तेजी देखी थी आखिरी कुछ घंटों में। आज भी आप नजर रखिए इन बैंकों पर, स्पेशली कैनरा बैंक 380 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 300 का। तो प्राज इंडस्ट्रीज और कैनरा बैंक दोनों में खरीदारी करने की सलाह आदित्य की तरफ से। तो आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपसे शेयर करेंगे, लेकिन शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, नतीजों पर तो बात हुई, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट एक्शन में जो है फोकस रहेगा और यहाँ पे ऑलरेडी नेटवेब टेक्नोलॉजी का जो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, टोटली 90 टाइम सब्सक्राइब हुए हैं। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो आज रिलायंस पे फोकस रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आज जो है वो एक्स फाइनेंशियल होने वाले, जो उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है वो अब जो है एक्स हो जाएगी। अब जो है ऑफकोर्स जो एक स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा 9 से 10 बजे के बीच, और ये जो प्री ओपन सेशन है यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी होगी रिलायंस की, उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म के अलावा। अभी जो प्री ओपन होगी सेटलमेंट 9:45 को होगी और जो ट्रेडिंग होगा रिलायंस का वो 10 बजे से होगा। एनालिस्ट का वैल्यू है कि जो जियो फाइनेंशियल है उसका वैल्यू लगभग 160 से 190 रुपये तक हो सकता है। आज के इंपॉर्टेंट डे में इंडसइंड बैंक जो है अपने फंड रेजिंग के ऊपर जो है बोर्ड का मीटिंग होने वाला है। इंडिया मार्ट इंटरमेश का जो है बोर्ड विचार करेगी बाईबैक पर। ये दोनों एक्शंस आज होने वाले हैं। CI ऑटोमोटिव की कमेंट्री की बात करें तो कंपनी जो है एक्सपेक्ट करे कि जो मार्जिन्स है अपनी पेरेंट कंपनी का जो है लगभग 18 से 19% तक मैच करे। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि जो EU सेगमेंट है, आपके जो यूरोपियन यूनियन के पैसेंजर वॉल्यूम सेगमेंट, वो अभी भी फ्लैटिश रहने वाले अगले 12 से लेकर 18 महीने तक। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की अगर कमेंट्री की बात करें तो यहाँ एक्सपेक्ट करें कि 3,000 करोड़ का बुकिंग्स देखने मिल सकता है अगले साल। और इसके अलावा जो है वो 10,000 करोड़ का टोटल बुकिंग एक्सपेक्ट करें अगले 4 से लेके 5 साल में। और अभी ऑलरेडी जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे प्राइस हाइक्स लगभग 25 से लेके 30% तक देखने मिली है। मिर्ज़ा इंटरनेशनल भी फोकस में रहेगी और यहाँ पे एक डेवलपमेंट आया है, उनको सेबी से एक रिलैक्सेशन आया है जहाँ पे अब जो है रेड टेप अब फिर से फाइलिंग कर सकती है अपनी फाइनल लिस्टिंग और ट्रेडिंग अप्रूवल के लिए आपको एक्सचेंजेस से। अब याद रखिए कंपनी ऑलरेडी ट्रेड कर रही है एक्स रेड टेप की बिजनेस, तो इम्पैक्ट तो ज़्यादा आना नहीं चाहिए, लेकिन जो सेंटिमेंटली जिन्होंने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में कि ये डीमर्जर होगा रेड टेप के लिए, उनके लिए ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है। टेक्सटाइल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कॉटन जो है 8 वीक हाई लेवल्स टच कर गए हैं और यहाँ पे जो है ड्रॉट इश्यूज़ और थोड़े हीट इश्यूज़ देखने मिले हैं, तो लार्जली थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स 1400 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, उनको एक स्टॉप डील नोटिस आया है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्प से। फेडरल बैंक का QIP इशू खुल चुका है, फ्लो प्राइस 133 रुपये के आसपास है और लगभग 2% डिस्काउंट पे है। PNC इंफ्राटेक ने 3 नए हैम प्रोजेक्ट साइन किए NHI से, जिसका वैल्यू 3,200 करोड़ के ऊपर है। TT के प्रेस्टीज में जो है उन्होंने रिज्यूम कर दी अपनी प्रोडक्शन रूरकी प्लांट में। फ्लड्स हुई थी, डॉक्टर रेड्डीज को 0 ऑब्जर्वेशंस आए US FDA के इंस्पेक्शन में उनके आंध्र प्रदेश के प्लांट में, यानी कि थोड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। श्री सीमेंट में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है, यहाँ पे उन्होंने इंस्पेक्शन नोटिस उन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से
और यहाँ पे ऑफकोर्स रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि एक एलिज्ड टैक्स इवेजन हो रहा है, और रिपोर्ट्स एक और आ रही है कि कंपनी ने विड्रॉ कर लिया है संघी इंडस्ट्रीज़ में स्टेक लेने के लिए। लगभग 40 से लेकर 70% तक की जो है स्टेक लेने की बात थी इस कंपनी में। तो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है श्री सीमेंट में, और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल हेल्थ मिशन का एक अवार्ड मिला था अब वो रद्द कर दिया गया है, अब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऑर्डर्स कैंसिलेशन हो रहे हैं, और इम्पोर्टेंटली Q1 अपडेट्स भी आ रहे हैं। ओके, थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें स्टॉक्स पर नजर रखिए, खासकर की रिलायंस से जुड़े हर एक्शन पर आज हमारा फोकस रहेगा। कर लेते हैं आज आने वाले नतीजों की। तो इन्फोसिस के Q1 के नतीजे आज आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं जानते हैं विनी से। जी विनी, जानना चाहेंगे इन्फोसिस के नतीजे कैसे हो सकते हैं, क्या उम्मीद करें? तो इन्फोसिस के ये टाइम के जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, तो सीसी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है कि डिक्लाइन हो जाएगी 1% से टू ग्रोथ ऑफ 1%, डिक्लाइन ऑफ 1%। तो रेंज में रह रहा है 1% डिक्लाइन से 1% ग्रोथ के बीच में आ सकता है ये सीसी ग्रोथ का नंबर। डॉलर रेवेन्यू है एक्सपेक्टेड अराउंड 0.8% की ग्रोथ। रुपी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 37,850 क्रॉस पे। इबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड है 20.9% पे। तो मेनली एक्सपेक्टेशन क्या है कि रैंप अप होगी डील विंस की वजह से, तो ऑफसेट हो जाएगा जो डील कैंसिलेशंस का जो चैलेंज था उसकी वजह से काफ़ी नए रैंप अप्स और नए डील विंस हुए, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा कंपनी के लिए। मार्जिन एक्सपेंशन टू एक्सपेक्टेड कि एक्सपेंशन होगी दिस टाइम, ईजिंग ऑफ सप्लाई साइड एंड प्रोडक्टिविटी बेनिफिट सपोर्ट करेंगे मार्जिन्स को, और एक्सपेक्ट है कि वेज हाइक्स जो है वो पुश हो जाएंगे Q2 और Q3 में। Q1 FY24 में जो TCV नंबर है वो एक्सपेक्टेड है कि फ्लैटिश ही रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो यस, मेन फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए कि एक्सपेक्ट है कि इन्फोसिस नच करेगा गाइडेंस को ज़्यादा ऊपर जाते हुए 4 to 6% YOY पे, फ्रॉम करंटली 4 to 7% पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए। और डिमांड आउटलुक क्या है, कमेंट्री क्या आ रही है, हेड काउंट क्या है, सीनियर मैनेजमेंट की अट्रिशन रेट क्या है, और डील विन पाइपलाइन क्या है कंपनी के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए अब नतीजे आएंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। शुक्रिया विनी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की बात कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ के संकेत बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस की कहाँ नज़र है? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ। फिलिप कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि भारत की जो EMS स्टोरी है ये करीब 6 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली एक गेम चेंजिंग 6.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी इन्हें नजर आती है, और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग हब के रूप में इमर्ज हो रहा है, और इसी के चलते काफ़ी सारे कंपनीज पर इन्होंने कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ, और इसमें केन, सिरमा, एवलॉन और CNDLM शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें, टाटा मोटर्स भी हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, टाटा ग्रुप और एक 40 गीगावाट का EV बैटरी प्लांट प्लान कर रहे हैं UK में, और इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के चलते थोड़ी टेक्नोलॉजी रिस्क ज़रूर है, मगर ये इंश्योर करता है कि बैटरी सेल्स का स्टेडी सप्लाई आ रहा है और जियोपॉलिटिकल रिस्क से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ओवरऑल इसी के चलते ओवरवेट की राय आ रही है टाटा मोटर्स पर, टारगेट प्राइस 711 के साथ। इसके अलावा इप्का लैब्स हमारे रेडार पर। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, कंसेंसस एस्टिमेट्स को उन्हें थोड़े नियर टर्म रिस्क नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल रेगुलेटरी इश्यूज़ के लिए नियर टर्म में रेजोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, और इसी के चलते नोम्यूरा ने अपनी न्यूट्रल की राय तो बरकरार रखी ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 911 से घटाकर 866 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा न्यूजन सॉफ्टवेयर फोकस में कंपनी के नतीजे आए थे, और जेफरीज का कहना है कि ऑल राउंड बीट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। लाइसेंस सेल्स के चलते रेवेन्यू में पॉजिटिव सरप्राइज नजर आया है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी भी है, और इसी के चलते जेफरीज ने अपने खरीदारी की राय को बरकरार रखा और अपना टारगेट प्राइस 680 से बढ़ाकर 860 प्रति शेयर पर कर दिया है। L&T फाइनेंस भी अपने नंबर्स के चलते फोकस में है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इनका कहना है कि मुनाफा कंपनी ने अनुमान से मजबूत रिपोर्ट किया है, और ये मेनली हायर नेट इंटरेस्ट इनकम और फीस के चलते दिखा है। प्रोविजन कवर भी सुधरा है, और नेट स्टेज 3 फॉर्मेशन काफ़ी कम है। तो ओवरऑल इसी के चलते इक्वल वेट की राय आ रही है L&T फाइनेंस पर, टारगेट प्राइस 105 के साथ। और आखिर में कैनफिन होम्स भी फोकस में अपने Q1 नंबर्स के चलते। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अनुमान से मजबूत कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है, हायर निम्स और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट के चलते।
GNPA भी स्टेबल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मगर प्रोविजनिंग कवरेज गिरी है सिक्वेंशली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 640 के साथ। थैंक यू वामाक्षी इन अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा जी जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। कमोडिटी मार्केट में तो हम देख रहे हैं हर एक सेगमेंट में एक दायरे में कारोबार हो रहा है। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, किस तरह से ट्रेड लें यहाँ पर? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के सेशन में हमने थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखी थी, लेकिन जो हम पिछले दिनों में ट्रेंड देख रहे हैं वो आज अभी भी ओवरऑल मजबूत है और आज डॉलर इंडेक्स में दोबारा गिरावट की एक संभावना दिख रही है, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर में हल्का सा एक सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं निचले स्तरों पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। गोल्ड में करीबन 59,600 to 650 की जोन में बाइंग किया जा सकता है। अब 59,950 से 60,000 के लक्ष्य होंगे। चांदी में भी मैं समझता हूँ जो रिलेटिवली ज्यादा मजबूत है, यहाँ पर भी हमें मुनाफा मतलब जो बाइंग है मुनाफा देखने मिल सकता है। 76,000 के आसपास बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 77,000 तक के लक्ष्य के लिए, और यहाँ पर करीबन 75,500 का एक स्टॉप लॉस होगा। अमित, क्रूड पर जाना चाहेंगे, क्या राय है आपकी आज? जी बिल्कुल। देखिए, कल इन्वेंट बात हमने हल्की सी गिरावट ऊपरी स्तरों से आते हुए देखी है, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाई दे रहा है। रशिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके में कटौती के चलते कहीं ना कहीं सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पिछले स्तरों पे हमें लगातार एक सपोर्ट का माहौल दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ 600 के करीब बाइंग करना यहाँ पर सही होगा। अपसाइड में हमें 6,330, 6,340 तक के लक्ष्य भी देखने मिल सकते हैं। ट्रेड के लिए करीबन 6,140 तक के स्टॉप लॉस लगाए जा सकते हैं। थैंक यू अमित, आपका ये जानकारी देने के लिए। तो सोने, चांदी, कच्चे तेल तीनों में ही खरीदारी करने की राय आज अमित की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट में आज ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक नज़र उस पर भी डालें तो 5 पैसा कैपिटल की तरफ से इंडियन होटल्स में खरीदारी करने की राय है। 410 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 394 का। और बजाज फाइनेंस, कल हम देख रहे थे फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, यहाँ पर आप 7,770 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 7,450 का। और एंजल वन ने जो कॉल्स अपनी सजेस्ट की हैं उसमें पहला है सन फार्मा, खरीदारी करके चलिए, लेकिन कंडीशनल कॉल है 1,070, 1,080 के पास मिले तब यहाँ पर बाई कॉल लीजिए। 1,107 के लक्ष्य होंगे और स्टॉप लॉस होगा 1,063 का। और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने की राय, ये भी कंडीशनल है, 2,675 और 2,680 के पास मिले तब यहाँ पर एंट्री लीजिए। पिडिलाइट में टारगेट 2,750 का सुझा रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 2635 का। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी देखेंगे तो सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय आ रही है एनालिस्ट की तरफ से। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत।